हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। कल हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन हमको गिवन है और उसमें पूछा जा रहा है कि किसी स्टेटमेंट के लिए अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रदर्श समष्टि इसकी लिखिए, तो हम लोग उस पर बेस्ड 7 सवाल देखे थे। 2 सवाल आज और देख करके तब जो है कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है उस पर डिस्कस करते हैं। एक सवाल लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक सिक्के को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक उस पर चित्त, ये चित्त है, चित्त प्रकट नहीं हो जाए। इसकी प्रदर्श समष्टि लिखिए। मतलब कि कोई भी एक हमारा ये परीक्षण किया जा रहा है और ये परीक्षण तब तक किया जा रहा है, वो कौन सा परीक्षण है? सिक्के का उछालना। ये परीक्षण तब तक किया जा रहा है जब तक कि सिक्के पर चित्त आ नहीं जाता, मतलब कि हेड नहीं आ जाता, शीर्ष नहीं आ जाता। सब बात एक ही है। तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं। सॉल्यूशन को देखा जाए तो मैंने बताया था कि स्टेटमेंट के हिसाब से जो हम लोग ट्रायल जो परीक्षण करते हैं, उस परीक्षण के हिसाब से जितनी पॉसिबल केसेस बनती हैं, मतलब कि जो हमको रिजल्ट की बात करता है, उस रिजल्ट के करेस्पॉन्डिंग संगत कितनी पॉसिबल केसेस बनती हैं, कितने परिणाम आते हैं, कितने आउटकम आते हैं, उन्हीं के कलेक्शन को ही क्या कहते हैं? प्रदर्श समष्टि कहते हैं। तो कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला जा रहा है और उसे तब तक उछाला जाता है जब तक कि चित्त आ नहीं जाता है। तो कंडीशन को समझते हैं पहले। ये देखें, मान लें कि पहली बार अगर हम सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर हेड आ गया पहली बार में तब तो काम खत्म। क्यों? क्योंकि हमको ये कहा गया है कि एक सिक्के को तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर हेड आ नहीं जाता। तो अगर पहली बार ही हम उछालें और पहली बार में क्या आ जाए? हेड, तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर टेल आ जाता, क्योंकि ये तो कोई जरूरी है नहीं कि पहली बार उछाले और हेड आ ही गया। अगर टेल आता तो हम क्या करते? फिर एक बार सिक्के को उछालते और सिक्के पर या तो हेड आता या तो क्या आता? टेल आता। तो अगर हेड आएगा तो यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा, लेकिन जब टेल आएगा तो फिर हम सिक्के को क्या करेंगे? उछालेंगे। तो फिर उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर हेड आ गया तो काम खत्म, और नहीं तो अगर टेल आएगा तो फिर क्या करेंगे? सिक्के को उछालेंगे। तो जब सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। फिर अगर टेल आ गया तो फिर सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है इसके संगत या तो टेल आ सकता है। तो ऐसे प्रक्रिया जो है कि चलती जाएगी। तो इसको सैंपल स्पेस में लिखें कैसे? यहाँ पर देखते हैं, S बराबर H, जितनी पॉसिबल केसेस बनेगी सबको हम जो है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करने वाले हैं। तो या तो ये एक कंडीशन ये बनी थी, फिर उसके बाद TH ये कंडीशन, फिर उसके बाद TTH, फिर उसका कंडीशन ये TTH था, फिर उसका क्या था? TT, क्योंकि यहाँ पर ये काम खत्म हो गया। फिर उसका चलेगा ऐसे TTH, ऐसे करके TTH, ऐसे करके TTH, ऐसे हमारा जाता जाएगा। तो यानी सब मिला जा करके यहाँ पर एक भी टी नहीं है, एक टी, 2 टी तब H, फिर 3 टी तब H, फिर 4 वो टी तब H हो जाएगा, एंड स्वान डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमारा जाता जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। एक पासा को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक उस पर 6 प्रकट न हो जाए। इसकी प्रदर्श समष्टि लिखिए। मतलब कि सेम अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 बताए हैं वही क्वेश्चन से बस थोड़ा सा वहां पर एक सिक्का था और यहाँ पर पासा हो गया है। तो सिक्का में तो समझना थोड़ा सा आसान था, यहाँ पर थोड़ा समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी देखा जाए, एक अगर हम पासे को उछालेंगे पहली बार, तो पहली बार उछालेंगे तो 6 पॉसिबल केसेस हमको मिलेंगे। क्या क्या? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर सैंपल स्पेस भी साथ में लिख ले रहे हैं, सैंपल स्पेस। तो अगर 6 आ जाएगा तब तो आगे हमको उछालना ही नहीं है। अगर 6 आ जा रहा है तब तो आगे हमको पासा फेंकना ही नहीं है। लेकिन अगर 1 2 3 4 यहाँ पर केस पहली बनती है कि 6 आ जाए। अगर 6 नहीं आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 आएगा। अगर 1 2 3 4 5 आएगा तो फिर क्या करेंगे? पासा को उछालना पड़ेगा। तो जब फिर पासा को उछालेंगे तो 1 के साथ क्या आ सकता है? 6 आ सकता है।
और जब 1 के साथ 6 आ जाएगा तब तो काम खत्म। लेकिन अगर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 ये सब आ जाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको 5 उछालना पड़ेगा। तो फिर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 1 6 लिख देंगे, यहाँ पर 1 1 6 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 6। अगर 6 आ जाएगा तो काम खत्म, और नहीं तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 बनेंगे, फिर 5 को उछालना पड़ेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर लिखे हैं 1 6 फिर 1 1 6 फिर 1 1, ऐसे 3 को 6 लिख सकते हैं 1 1 6 ऐसे करके डॉट 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 हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि 4 को 1 6 हो जाएगा, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। फिर उसके बाद वही केसेस किसके साथ बनेगी, 2 के साथ हो जाएगी। ये 1 के साथ चला है अभी, फिर 2 के साथ हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर लिख देंगे 1 2 6, ये 1 2 6 तब तो काम खत्म हो जाएगा। और नहीं तो फिर अगर ये 5 में से कोई जाएगा तो फिर हमको आगे भेजना पड़ेगा इसको। तो क्या हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा 2 2 6 हो जाएगा, ऐसे करके 1 2 2 6, मतलब आगे इसको बढ़ाएंगे ऐसे 1 1, ये 6 आ गया है। और नहीं तो अगर 1 1 ये 1 आएगा तो फिर आगे हमको जो बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे करके बहुत सारी केसेस इसमें बनने वाले हैं। यहाँ पर क्या हो गया है 1 2 6 तक काम खत्म, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा 1 2 1 फिर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 2 6। बहुत सारे कंडीशंस बनने वाले हैं, तो ऐसे करके डॉट 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 लिख देना है। तो यही सब सबके साथ ही होने वाला है। क्या हो जाएगा ये 2 6, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 6, और अगर 2 6 आ गया तो काम खत्म। 6 जब आ जाएगा तब काम खत्म, और ये हो जाएगा 2 1 2 1 6 2 1 6 ऐसे करके। और नहीं तो ये 6 आ गया तो काम खत्म, नहीं तो 2 1 1 6 लिख देंगे ऐसे करके आगे हम बढ़ाते जाएंगे। वही केसेस 3 के भी साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 3 6 हो जाएगा, 3 1 6 हो जाएगा, ऐसे करके डॉट 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 बहुत सारे केसेस बनेंगे। ऐसे जो है कि ये 4 6 हो जाएगा, 4 के साथ 4 1 6 हो जाएगा, 4 1 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। 5 के साथ भी लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा 5 6 फिर 5 1 6 5 1 6, फिर उसी प्रकार से 5 2 6 भी लिख सकते हैं। बहुत सारी केसेस चलने वाली हैं। ऐसे डॉट 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 लिख दे रहे हैं और इसको क्लोज कर दें, क्योंकि पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग का इवेंट किसे कहते हैं। तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट एक घटना को प्रदर्शित करता है, एक इवेंट को प्रदर्शित करता है, या सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट एक घटना कहलाता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, प्रदर्श समष्टि का कोई भी उपसमुच्चय एक घटना को प्रदर्शित करता है, और इसे किससे डिनोट करते हैं, ई से प्रदर्शित किया जाता है। अगर सैंपल स्पेस की कई घटनाओं को लिखनी होती है तो E1 E2 E3 एंड सो ऑन डॉट 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 EN से डिनोट कर लिया जाता है। मतलब सब मिलाकर के घटना को इन जनरल ई से डिनोट करते हैं, और सैंपल स्पेस की कई बार में कई घटनाएं लेते हैं तो E1 E2 E3 एंड सो ऑन डॉट 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 EN से डिनोट कर लिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक हम 2 सिक्कों की एक उछाल के लिए सैंपल स्पेस ले लिए हैं। 2 सिक्कों की एक उछाल कहें चाहे एक सिक्के की 2 उछाल कहें, उसके लिए सैंपल स्पेस बनता है हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये बनता है सैंपल स्पेस। अगर इसके हम सबसेट की बात करें तो हम लोग सेट थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी समुच्चय में n एलिमेंट होते हैं तो 2 टू द पावर n उसके क्या बनते हैं, उप समुच्चय बनते हैं। यानी कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो 2 पर पावर 4 यानी कि 16 इसके सबसेट बनेंगे। तो कौन कौन बनेंगे मैं बताता हूं। तो पहला 5 जिसको नल सेट कहा जाता है। अभी हम सेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट, ये एक एक एलिमेंट का सेट हो गया। अब 2 एलिमेंट का सेट लिखने के लिए क्या कर देंगे, इन दोनों को लिख देंगे, इन दोनों को लिख देंगे, इन दोनों को लिख देंगे। तो ये 2 एलिमेंट का सेट बन जाएगा, ये। फिर उसके बाद अब इसको छोड़ेंगे, अब इन दोनों को लिख देंगे, इन दोनों को, फिर इसके साथ इसको लिख देंगे। तो उसके लिए और बनेगा, तो ये हो जाएगा ये 1 2 3 फिर 4 5 और फिर उसके बाद ये 1 6। तो 6 को बनेगा 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद अब 3 का करेंगे। जब 3 का करेंगे तो पहले इन तीनों को लिख देंगे, इन तीनों को यहाँ पर लिखे होंगे ये, इन तीनों को। फिर उसके बाद एक को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इन तीनों को लिख देंगे, ये लिख दिए हैं। फिर उसके बाद अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इन तीनों को लिख देंगे तो ये बन जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे,
इसको तो क्या बन सॉरी इसको छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये मतलब ये और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे तो ये बन जाएगा। ये टोटल मिलाकर के 4 को बने होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर उसका एक चारों का एक सेट बन जाएगा हमारा। तो ये सब क्या है, एस के सब उपसमुच्चय हैं और इन्हीं चूंकि वो सेट अब नाम हटा करके अगर उसको हम सैंपल स्पेस कह दें, प्रतिदर्श समष्टि कह दें, तो प्रतिदर्श समष्टि की ये सारी सब क्या है, घटनाएं हैं। ये कितनी घटनाएं हैं, 16 घटनाएं हैं। इस घटना का स्पेशल हम नाम देने वाले हैं इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। और इस घटना का हम एक स्पेशल नाम देने वाले हैं, मतलब कि फाई को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। और जब इसका सबसेट किसी सैंपल स्पेस का सबसेट जो होता है वही आ जाता है सैंपल स्पेस ही, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना, श्योर इवेंट कहते हैं। उसको अलग अलग हम डिफाइन कर लें। तो बस इतनी सी बात थी कि घटना जो है कि कोई सैंपल स्पेस लिए गया है, अगर इस ऐसा लिखा गया है तो इसकी कितनी घटनाएं हो सकती हैं, मैं वो यहाँ पर दिखाया हूँ। अगले पॉइंट की बात करते हैं। चलिए अगला पॉइंट है घटना का घटित होना। नेक्स्ट पॉइंट है घटना का घटित होना। तो बता दें घटना का घटित होना मतलब कि कोई घटना कब घटती है, तो उसको पहले हम एग्जाम्पल से बता ले रहे हैं, तभी इस डिफिनीशन को हम बेटर तरीके से समझा पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक हम पासे की एक उछाल के लिए हम क्या ले रहे हैं, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 ये, और हम विषम संख्या आना को एक घटना मान लेते हैं। मतलब कि एक पासा उछाले हैं तो उसके लिए सैंपल स्पेस बन गया है, और हम इस पासे पर जो ऊपर डिजिट आते हैं, जो अंक आते हैं, वो विषम संख्या आने को हम एक घटना मान रहे हैं। यानी कि मान रहे हैं कि एक इवेंट है सैंपल स्पेस की, क्या है वो, 1 3 5 ये एक इवेंट है। तो हम जानते हैं कि इसका कोई भी सबसेट लिख लेंगे, एक इवेंट होगा सैंपल स्पेस का। तो ये सेट ऑफ 1 3 5 इसका क्या एक सबसेट है। लेकिन हम क्या है, विषम संख्या आना, अगर विषम संख्या जो आती है उसको हम इस इवेंट के अंतर्गत ले लिए। अब हम ये कहें कि एक हम जो है कि पासा उछालते हैं और पासे पर ऊपर कितना आया, अगर कह रहे हैं कि एक आया, एक पासा उछालते हैं और ऊपर कितना आया, एक आया, तो एक देखेंगे इसे बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर बिलोंग करता है तो घटना ई घटित हुई, ठीक। यानी कि घटना माने एक आया तो घटना घटी। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कितना आ गया, 2, तो देखेंगे जो 2 एलिमेंट आ रहा है वो इसमें है कि नहीं। अगर है तो घटना घटी, और नहीं तो कह देंगे घटना नहीं घटी। तो देख पा रहे हैं कि ये जो 2 आया है सैंपल स्पेस का वो एलिमेंट है, लेकिन इस इवेंट में नहीं है, इसलिए सॉरी सैंपल स्पेस का ये एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट इसमें नहीं है, तो हम कह देंगे घटना ई घटित नहीं हुई। अगर मान लीजिए कितना आता है, 3 आता है, तो देखेंगे कि सैंपल स्पेस का जो एलिमेंट 3 है वो इसमें है कि नहीं। अगर है तो घटना ई घटित हुई। अगर क्या आता है, पासे पर ऊपर 4 आता है, तो देखेंगे इसमें 4 है कि नहीं। अगर 4 है तो घटना घटी, और नहीं है तो घटना घटित नहीं हुई। अगर बात कर रहे हैं 5 आता है तो घटना ई घटित हुई। अगर क्या आ गया 6 तो घटना ई घटित नहीं हुई। ये है घटना, मतलब कि कोई घटना कब घटती है उसके लिए डिफिनीशन। तो यहाँ पर लिखे हैं, अब इस बात को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। किसी परीक्षण के प्रदर्श समष्टि S कि एक घटना ई घटित हुई कही जाती है, ये सैंपल स्पेस है और उसकी क्या है, एक घटना घटित हुई कही जाती है यदि परीक्षण का परिणाम, मतलब कि हम जैसे यहाँ पर क्या लिए थे, एक पासे को उछाले थे, तो जब पासे को उछाले थे तो उसके कुल कितने परिणाम आने वाले थे, या आने वाले थे। तो यहाँ पर लिखे हैं यदि परीक्षण का परिणाम W, कोई भी इसका एक परिणाम हम ले रहे हैं W, इस प्रकार है कि ओमेगा जो है कि बिलोंग कर दे, कोई एक W लिख दे, चाहे ओमेगा, कुछ भी कह लें कोई दिक्कत नहीं, चलो ओमेगा कर रहे हैं। तो परीक्षण का एक परिणाम जो है कि हम क्या ले रहे हैं, ओमेगा, और ओमेगा इस प्रकार हो जाए कि ओमेगा ई से भी क्या कर ले, बिलोंग कर ले। जैसे यहाँ पर जो हमारा सैंपल स्पेस बना था
उसकी एक घटना मैंने ये लिया था और मैं कहा हूँ कि पासे को उछाल रहा हूँ, अगर कितना आ गया 1 आ गया तो 1 देखेंगे, अगर इससे बिलोंग कर गया तो घटना घटी, अदरवाइज नहीं घटी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यदि परीक्षण का परिणाम ओमेगा इस प्रकार है कि ओमेगा किससे बिलोंग कर दिया, मतलब कि इसका परिणाम को एक ले रहे हैं और वह परिणाम अगर ई से बिलोंग कर गया तो हम कहेंगे घटना ई घटी, अदरवाइज घटना ई घटित नहीं हुई। तो यहाँ पर लिखते हैं यदि परिणाम ओमेगा ऐसा है कि ओमेगा ई नॉट बिलोंग टू ई, तो हम कहते हैं कि घटना ई घटित नहीं हुई, घटना ई घटित नहीं हुई। ठीक, तो इस डेफिनेशन को आप समझ गए होंगे एग्जांपल्स के सहारे। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट लिखें, मैं ये नेक्स्ट पॉइंट लिखा हूँ घटना के अनुकूल परिणाम तथा प्रतिकूल परिणाम। तो मैं इसको इसलिए छोड़ दिया हूँ कि इसी एग्जाम्पल से इसको भी हम समझा लेंगे, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया हूँ। तो क्या लिखे हैं, घटना के अनुकूल परिणाम तथा प्रतिकूल परिणाम। तो पहले इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तो डेफिनेशन तो अपने आप समझ लेंगे। ये देखें, एक सैंपल स्पेस मैं लिया हूँ एक पासे की एक उछाल के लिए s बराबर 1 2 3 4 5 6, और एक मैं इवेंट ले रहा हूँ जो विषम संख्याओं का समुच्चय है, उसको हम इवेंट कह रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सैंपल स्पेस लिए हैं और एक इवेंट लिए हैं। अब क्या करते हैं, पासा उछालते हैं। अगर पासा उछालते हैं तो परिणाम क्या आ सकता है, यही सब आ सकता है। पासा उछालेंगे तो परिणाम जो है कि क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आएंगे। अगर कोई परिणाम आता है हमारा, हम एक पासे को उछालते हैं, कोई परिणाम अगर आता है, सैंपल स्पेस का कोई भी परिणाम अगर हम लेते हैं, अगर इस घटना से भी बिलोंग कर गया, इस घटना का भी वो एलिमेंट अगर हो जाता है, तो हम उस परिणाम को इस घटना ई के अनुकूल परिणाम कहेंगे, अदरवाइज प्रतिकूल परिणाम कहेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर हम पासा उछाले, एक आया तो एक देखेंगे अगर इसमें है तो ये एलिमेंट 1 जो है इस घटना की क्या कहलाएगा, अनुकूल परिणाम कहलाएगा, मतलब इसमें भी होना चाहिए। अगर आता है पासे पर 2 तो 2 इसके क्या है, प्रतिकूल परिणाम है। फिर उसके बाद 3 की मैं बात करूं तो 3 इसके अनुकूल परिणाम है। 4 की बात करूं तो 4 इसके क्या है, प्रतिकूल परिणाम है। 5 की बात करूं तो 5 क्या इसके अनुकूल परिणाम है, और 6 की बात करें तो 6 इसके क्या है, प्रतिकूल परिणाम है। तो यहाँ पर वही डेफिनेशन में लिख दिया हूँ, किसी प्रदर्श समष्टि यस के वे परिणाम जो घटना ई के भी परिणाम हों, घटना ई के अनुकूल परिणाम कहलाते हैं, अन्यथा प्रतिकूल परिणाम कहलाते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ इवेंट, मतलब घटना के प्रकार। तो अब हम लोग बात करेंगे घटना के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें मैं फर्स्ट पॉइंट लिखा हूँ प्रारंभिक घटना या सरल घटना, एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। ये क्या होता है, तो किसी प्रदर्श समष्टि S की वह घटना जिसमें मात्र एक सैंपल पॉइंट होता है, किसी प्रदर्श समष्टि की वह घटना जिसमें मात्र मतलब केवल एक प्रदर्श बिंदु होता है, तो हम उस इवेंट को क्या कहते हैं, सरल घटना या प्रारंभिक घटना कहते हैं। लिखे हैं कि यदि प्रदर्श समष्टि S की किसी घटना में केवल एक प्रदर्श बिंदु होता है तो उस घटना को प्रारंभिक घटना या सरल घटना कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक सैंपल स्पेस ले लिए हैं, एक सिक्के की एक उछाल के लिए, एक पासे की एक उछाल के लिए 1 2 3 4 5 6। तो इसके जो एलिमेंट्री इवेंट हैं वो बनने वाले हैं। एक में इवेंट को हम कई अगर इवेंट होते हैं एक सैंपल स्पेस के, तो E1 E2 E3 एंड सो ऑन डॉट 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 से उसको निरूपित कर दिया जाता है। तो एक इवेंट हम E1 लिखे हैं, इसमें मात्र 1 पॉइंट है, क्या 1। एक इवेंट E2 लिए हैं, इसमें मात्र 1 पॉइंट है, क्या 2। और एक E3 इवेंट लिए हैं, इसमें मात्र 1 पॉइंट है, 3। एक E4 इवेंट लिए हैं और उसमें भी एक ही पॉइंट है, 4। और एक E5 इवेंट है, उसमें भी एक ही पॉइंट है, 5। एक E6 इवेंट है और उसमें भी कितने पॉइंट है, 6। तो ये सब जो हम इवेंट लिए हुए हैं, ये सब क्या हैं, एलिमेंट्री इवेंट हैं, सरल घटना या प्रारंभिक घटना। क्यों, क्योंकि इसमें देख पा रहे हैं कि जो प्रदर्श समष्टि में जो एलिमेंट हैं वो इस घटना के अंतर्गत लिखे गए हैं और वो भी सिंगल सिंगल लिखे गए हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे या सरल घटना कहेंगे। किससे, डेफिनेशंस के हिसाब से। मैंने बताया था सैंपल पॉइंट किसे कहते हैं, सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी बिंदु होते हैं, सारे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, सैंपल पॉइंट कहते हैं, प्रदर्श बिंदु कहते हैं। तो ये सब क्या है, प्रतिदर्श बिंदु हैं, और वो अगर सिंगल सिंगल आ गए हैं किसी एलिमेंट में तो उसी को हम
क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, यानी कि प्रारंभिक घटना या सरल घटना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में घटना के प्रकार में लिखा हूँ असंभव घटना और दूसरा में लिखा हूँ निश्चित घटना, और इसको हम बता चुके हैं एक बार, फिर इसको नोट करवा दे रहे हैं। असंभव घटना किसे कहते हैं, यदि S एक प्रदर्श समष्टि है तो फाई उसकी एक घटना होगी जिसे असंभव घटना कहते हैं। मैंने पीछे एक एग्जाम्पल दिया था, एक सैंपल स्पेस लिखा था और उसके सारे सबसेट लिखा था, और वो सारे सबसेट किसी अगर सैंपल स्पेस के सबसेट हों तो उसे हम घटना कहें, क्योंकि घटना की डेफिनेशन ही दी गई थी कि किसी प्रदर्श समष्टि S का कोई भी उपसमुच्चय एक घटना को निरूपित करता है। तो जो फाई होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए फाई जो है कि S की एक क्या कहलाई घटना, और उस घटना का मैंने स्पेशल नाम दिया था इम्पॉसिबल इवेंट। और यस खुद एक सबसेट होता है S का, और उस अगर S खुद S का सबसेट है तो S भी एक क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस की घटना कहलाएगा, और उस घटना को हम एक स्पेशल नाम दिया था श्योर इवेंट, निश्चित घटना। उसी को हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ये कि यदि S एक प्रदर्श समष्टि है तो फाई उसकी एक घटना होगी जिसे असंभव घटना कहते हैं, और उसके बाद है निश्चित घटना श्योर इवेंट। यदि S एक प्रदर्श समष्टि है तो स्वयं S एक घटना को निरूपित करता है जिसे निश्चित घटना कहते हैं। अगर एग्जाम्पल से इसको समझना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सिक्के की उछाल के लिए सैंपल स्पेस लिया। अब इसके सबसेट में लिख दूं तो सबसेट क्या क्या बनेगा, एक फाई बनेगा और एक सेट ऑफ H हो जाएगा और एक सेट ऑफ T हो जाएगा और एक सेट ऑफ HT हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। ये है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट और ये क्या है, श्योर इवेंट। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है मिश्र घटना, कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट क्या होता है, तो बस सरल घटना को अगर याद किए हुए हैं, एलिमेंट्री एलिमेंट को अगर याद किए हुए हैं तो ये भी याद हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि सैंपल स्पेस की ऐसी कोई घटना ले ली जाए जिसमें मात्र एक सैंपल पॉइंट हो, एक प्रदर्श बिंदु हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरल घटना कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मिश्र घटना किसे कहते हैं। तो प्रदर्श समष्टि की कोई ऐसी घटना ले लें जिसमें दो या दो से अधिक प्रदर्श बिंदु हो जाए, तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट या मिश्र घटना कहते हैं। तो एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमने पासा फेंका तो सैंपल स्पेस ये बनेगा, ये बनेगा। अगर हम एक इवेंट इसका ले रहे हैं, विषम संख्याओं का सेट ले रहे हैं 1 3 5, और एक इवेंट हम दे दे रहे हैं सम संख्याओं का सेट बना दे रहे हैं 2 4 6, तो ये दोनों क्या है, कंपाउंड इवेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है, मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट है, ये कंपाउंड इवेंट है। कंपाउंड इवेंट मतलब मिश्र घटना। आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, और घटनाओं के और भी सारे टाइप की हम बात करेंगे, लेकिन वो जो है कि कुछ इसके बीच में और भी कुछ चीज़ों को जान करके हम लोग फिर घटनाओं के जो टाइप्स हैं, मतलब कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, एंड स्वान निषेध घटनाएं क्या होती हैं, परस्पर अपवर्जी निषेध घटनाएं क्या होती हैं, सबकी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा उसके बीच में कुछ दूसरी बातों को, मतलब दूसरी चीज़ों को देख करके फिर उसको देखेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं यहाँ पर समसंभाविक घटनाएं क्या कहलाती हैं। तो किसी सैंपल स्पेस की ऐसी दो घटनाएं जिनके घटने की संभावना समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समसंभाविक घटनाएं कहते हैं। जैसे अगर हम कह ले रहे हैं कि मान लीजिए कि एक पासे के उछाल के लिए एक सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 ले रहे हैं हम, और एक इवेंट उसका हम E1 ले रहे हैं, 1 3 5 ले रहे हैं, और एक E1 E2 ले रहे हैं, और इसमें है 2 4 6। तो इन दोनों घटनाओं के घटने की संभावना समान है। क्यों, क्योंकि इसमें भी तीन ही एलिमेंट हैं और इसमें भी क्या है, तीन ही एलिमेंट हैं। जब ऐसा होता है, मैं इसको जो है कि अलग से डिफिनीशन से कनेक्ट करेंगे कि ये जो समसंभाविक घटनाएं होती है इसको हम समप्रायिक घटनाएं भी कहते हैं। मतलब कि ऐसी दो घटनाएं जिनकी प्रायिकता समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, समप्रायिक चाहे समसंभाविक घटनाएं कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि जो प्रायिकता होती है वो संभावनाओं की माप जो होती है, मतलब जो संभावना व्यक्त करते हैं उसी संभावना को एक हो जाए कि हम संख्या से अगर कनेक्ट कर दें तो हम उसी को क्या कहते हैं, संभावना की माप कहते हैं। और संभावना की माप को ही हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो हम उसको फिर कनेक्ट करेंगे। फिलहाल तब तक समझ ले रहे हैं हम कि अगर सैंपल स्पेस के कोई घटनाएं ली गई हैं और उसमें समान एलिमेंट अगर हो जा रहे हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटियां सेम होंगी। मतलब इमेजिन भी दिमाग में करके देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो हमारा पासा होता है उस पर 6 फलक होते हैं, 6 फलक पर एक एक एलिमेंट लिखे गए होते हैं। और हम जब पासा ऊपर उछालते हैं तो ये अपने दिमाग में हम सोच लेते हैं पहले से कि कोई भी अंक ऊपर आ सकता है, किसी की संभावना ज़्यादा किसी की संभावना कम नहीं है ऊपर आने की। अगर उसी में ऐसा हो जाता कि हम 3 फलकों पर 1 1 बना देते, 3 फलकों पर 1 1 1 और बाकी 3 फलकों पर 2 3 4 अगर लिख देते, तब उसके बाद जो है कि हम पासा फेंकते तो ज़्यादा जो है कि दिमाग में मतलब हम ये सोच लेते कि 1 ज़्यादा बार है तो 1 के चांसेस ऊपर आने के ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है। तो यही कम और अधिक संभावना की बात हो रही है। तो E1 में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, और E2 में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो ये दोनों की संभावनाएं क्या है, समान है। तो वही लिखे हैं कि 2 या 2 से अधिक वे घटना है जिनके घटने की संभावना समान और समसंभावित घटनाएं कहलाती हैं। इसी को हम बाद में प्रायिकता से भी कनेक्ट कर देंगे कि समसंभावित घटनाएं किसे कहते हैं। तो किसी प्रदर्श समष्टि की ऐसी 2 घटनाएं जिनकी प्रायिकता क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समसंभावी घटना या समप्रायिक घटना भी उसी को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखे हैं, समसंभावी परिणाम क्या होता है। समसंभावी अगर परिणाम की बात कर ले रहे हैं तो समझ पा रहे हैं, यहाँ पर देखें ये सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस है। अगर इस सैंपल स्पेस के जितने भी परिणाम हैं, इस सैंपल स्पेस के जितने भी परिणाम हैं, अगर वह क्या हो जाते हैं, लिखें समसंभावी परिणाम। अगर जितने भी परिणाम हैं तो उनसे जो सरल घटनाएं बनेगी, सरल घटना का मतलब कि एक सरल घटना कितनी बनेगी, सेट ऑफ 1, एक सरल घटना सेट ऑफ 2, एक सरल घटना सेट ऑफ 3। क्योंकि जो हम संभावना व्यक्त करते हैं किसी घटना की ही व्यक्त करते हैं और घटना एक क्या होता है, सेट होता है। तो इसलिए परिणाम की संभावना हम की बात नहीं करेंगे, उस परिणाम से जो कनेक्ट कर देंगे घटना, तो घटना की हम संभावना की बात करते हैं। और घटना क्या होता है, एक सेट होता है। इसलिए इसके एक एक एलिमेंट ले लें और एक एक एलिमेंट का हम क्या बना लेते हैं, एक सरल घटना बना रहे हैं। अगर उस सरल घटना जो है सब संभावी है, सब संभावी है, मतलब कि सबके घटने की संभावना क्या हो, किसी प्रदर्श समष्टि के सभी परिणाम के संगत जो सरल घटनाएं होती हैं, अगर वह सभी सरल घटनाओं के घटने की संभावना समान हो तो हम कहते हैं कि इसके जो ये परिणाम हैं, ये जो सैंपल स्पेस के परिणाम हैं वो क्या है, सब समसंभावी परिणाम है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं डेफिनेशन, समसंभावी परिणाम इक्वली लाइकली आउटकम। किसी प्रदर्श समष्टि S के सभी परिणाम समसंभावी कहलाते हैं यदि प्रत्येक सरल घटना के घटने की, तो इसके कितनी सरल घटनाएं होंगी, 6 गो, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 4, सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 6। प्रत्येक सरल घटना के घटित होने की संभावना क्या है, समान। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पासा होता है वो क्या होता है, एक क्यूब के आकार का होता है और सभी फलकों पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। तो सभी के ऊपर आने की संभावना क्या होती है, समान होती है। हर डिजिट के ऊपर आने की संभावना क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए वो जो परिणाम आते हैं 1 2 3 4 5 6 वो सब क्या होते हैं, समसंभावी परिणाम होते हैं। अगर उसी में हम 3 फलकों पर 2 2 बना देंगे और बाकी पर 3 4 5 बना दे रहे हैं तो ये समसंभावी परिणाम नहीं रहेगा, क्योंकि 2 की संभावना ऊपर आने की ज़्यादा हो जाएगी। तो ये लिखे यहाँ पर ये कि किसी प्रदर्श समष्टि S के सभी परिणाम अगर सभी परिणाम समसंभावी कहलाते हैं यदि प्रत्येक सरल घटना के घटित होने की संभावना क्या है, समान। और लास्ट पॉइंट हम लिखे हैं अभिप्रयोग ट्रायल, जिसका यूज हम करेंगे लेकिन जब पढ़ेंगे पूरा 11th का प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे तभी आएगा। लेकिन अभी से हम जान ले रहे हैं कि जो ट्रायल हमारा जो होता है, अभिप्रयोग होता है, वो क्या होता है। तो किसी परीक्षण को बार बार अगर हम क्या करें, दोहराएं, किसी परीक्षण को बार बार अगर हम क्या करें, दोहराएं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं, अभिप्रयोग कहते हैं। जैसे एक सिक्का है, एक सिक्के को हम
बार बार क्या करें, उछालें। तो ये उछालना ही हमारा क्या कहलाएगा, एक ट्रायल कहलाएगा। अब अगर मान लीजिए कि हम सिक्के को 10 बार उछालते हैं तो कहलाएगा 10 ट्रायल, 20 बार उछालते हैं तो 20 ट्रायल कहलाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ट्रायल कहलाता है। लेकिन इस बात का हमको ध्यान देना है कि अगर सिक्का उछाल रहे हैं तो उसी सिक्के को हमको बार बार उछालना है। ये नहीं कि एक बार एक सिक्के को उछाले फिर दूसरा हम सिक्का ले रहे हैं और उसके दोनों तरफ क्या है, हेड, अब उसको जो है कि उछालना चालू कर दे। तो ये जो है कि अब अलग दोनों घटनाएं हो जाएंगी। पहले जो हमारा था एक जो सिक्का था जिसके दोनों तरफ क्या थे, हेड और टेल थे, और ये सिक्का हमारा जो है कि क्या है, दोनों तरफ हेड वाला है। तो अब इसको इसमें शामिल नहीं करना है। जिसको हम एक ट्रायल ले लिए, जो परीक्षण, कोई परीक्षण हम कर रहे हैं, एक सिक्का उछालने का परीक्षण अगर हम कर रहे हैं तो फिर वही सिक्का बार बार हमारे हाथ में वही आना चाहिए और उसी को हमको बार बार क्या करना है, उछालना। तो ये क्या होता है, एक ट्रायल होता है। ये क्या होता है, एक ट्रायल होता है। तो यहाँ पर हम लिखे क्या है, किसी यादृच्छिक प्रयोग को बार बार, कोई भी हमारा प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग का मतलब समझ पा रहे हैं कि यादृच्छिक प्रयोग वो प्रयोग होता है जिसके परिणाम आने से जस्ट पूर्व हम घोषणा नहीं कर पाते हैं कि परिणाम क्या आने वाला है। तो कोई यादृच्छिक प्रयोग अगर हम बार बार दोहराते हैं, मतलब प्रयोग क्या कर रहे हैं, सिक्का उछालना, अब उसको बार बार अगर दोहराएं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभिप्रयोग कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि हम जानते हैं कि प्रयोगशाला में अगर करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकालते हैं तो 9.8 आता है। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार, कई बार जो है कि हम करके देखते हैं तो भी जो है कि उसी के आसपास जो है कि 9.8 के ही समथिंग जो है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आता है। तो वो क्या होता है, अगर कई बार करते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे घटनाओं का बीजगणित। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे घटनाओं का जो बीजगणित होता है वो क्या होता है, फिर उसके बाद इसको सीखने के बाद ये जो घटनाओं का जो बीजगणित हम सीखे रहेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाती है, तो वो सीखेंगे। जब प्रायिकता की पूरा डेफिनेशन पढ़ लेंगे, प्रायिकता के बारे में जानकारी कर लेंगे, तब उसके बाद जो है कि घटनाओं का हम प्रायिकता निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं घटनाओं का बीजगणित। तो चूंकि घटनाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक समुच्चय ही होती हैं। तो जिस प्रकार से 2 या 2 से अधिक समुच्चय लेकर के हम उनके बीच में यूनियन, इंटरसेक्शन, या ये कह लें उनके बीच में माइनस लगा करके, या कोई अगर सेट है ए तो उस पर डैश लगा करके, जिसको हम पूरक समुच्चय कहते हैं, एक नया सेट कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जो प्रोसेस हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े हुए हैं कि 2 समुच्चयों के बीच में यूनियन लगा करके एक नया सेट कैसे निकलता है, 2 समुच्चयों के बीच में इंटरसेक्शन लगा करके एक नया सेट कैसे प्राप्त करते हैं, 2 अगर कोई सेट ए है तो उसका ए डैश कैसे निकालते हैं, अगर 2 सेट ए और बी हैं तो ए माइनस बी एक नया सेट से कैसे रिलेट होता है। तो जिस प्रकार से हम इन सारे जो यूनियन, इंटरसेक्शन, अंतर, पूरक समुच्चय मतलब डैश लगा करके नया सेट प्राप्त करते हैं, तो वो रूल्स हम जो है कि घटनाओं में भी लगा सकते हैं, क्योंकि घटनाएं भी क्या होती हैं, एक सेट होती हैं। तो 2 या 2 से अधिक घटनाएं लेकर के और उनके बीच में वही चिन्ह लगा करके, यूनियन, इंटरसेक्शन, पूरक समुच्चय, माइनस लगा करके जो नई घटना मिलेगी, वो ये जो कैलकुलेशन करेंगे यही घटनाओं क्या कहलाएगा, बीजगणित कहलाएगा। क्योंकि बीजगणित में इन जनरल जो हम लोग सीखते हैं एक्स वाई जेड के लिए, अगर हम बीजगणित की बात करते हैं तो प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सब होता है। लेकिन वही समुच्चय के लिए यूनियन, इंटरसेक्शन, अंतर, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक समुच्चय ये सब होता है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, एक बार पढ़ दे रहे हैं। घटनाओं का बीजगणित, जिस प्रकार 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के संयोजन, संयोजन का मतलब जो हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के संयोजन मतलब कि 2 या 2 से अधिक समुच्चय लिए जाते हैं और उसको जो कि कंबाइंड करके एक नया सेट हम बनाते हैं। किस किस चिन्ह से, संघ, सम्मिलन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। जो नया हमको संयोजन मिलने वाला है, कंबाइंड रूप मिलने वाला है, वो किससे प्राप्त कर सकते हैं, संघ या सम्मिलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। यूनियन से एक
दो या दो से अधिक समुच्चयों का क्या मिलता है हमको, एक नया समुच्चय, जिसको संयोजन का नाम दिया गया है। अच्छा, सर्वनिष्ठ या परिच्छेद दोनों बात एक ही है। इंटरसेक्शन, दो या दो से अधिक समुच्चयों के बीच में इंटरसेक्शन लगा करके हम एक नया समुच्चय प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहें, संयोजन। तो संयोजन प्राप्त करते हैं संघ से, सम्मिलन से, अंतर से, पूरक समुच्चय इत्यादि से। उसी प्रकार घटनाओं का संयोजन, अगर घटनाओं का हमको संयोजन निकालना होगा, कंबाइंड रूप निकालना होगा, तो समुच्चय संकोचनों के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। मतलब अगर दो घटनाएं हमारे पास हैं E1 और E2, तो उनका संयोजन E1 यूनियन E2 निकाल सकते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल सकते हैं, E डैश निकाल सकते हैं, E1 माइनस E2 निकाल सकते हैं। यही सब क्या कहलाएंगे, घटनाओं का बीजगणित कहलाएंगे, क्योंकि हमारे जो सेट होते हैं, सेट में यही बीजगणित होते हैं। उसके बाद क्या लिखे हैं, अगर मान रहे हैं कि हमारे पास घटनाएं A, B व C ऐसे परीक्षण से संबंध है जिसकी प्रदर समष्टि क्या है, S, मतलब कि एक प्रदर समष्टि की 3 घटनाएं अगर हम ले रहे हैं, तो हम जो ये प्राप्त करने वाले हैं घटनाओं का संयोजन, उसमें पहला पॉइंट लिखे हैं पूरक घटना। क्योंकि संयोजन का मतलब ही मैं बता दिया हूं कि दो या दो से अधिक घटनाओं को यूनियन लगा करके अगर हम एक नया सेट प्राप्त करते हैं, उसको हम उन दोनों घटनाओं का संयोजन कहेंगे। अगर हम दो घटनाएं A और B हैं, A माइनस B निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, दोनों घटनाओं का संयोजन होगा, A माइनस B। उसके बाद अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, वो भी दोनों घटनाओं A और B का क्या कहलाएगा, संयोजन ही होगा। बस ये है कि सभी के लिए जो चिन्ह लगाते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, डैश, वो अलग अलग बस रिजल्ट देते हैं, लेकिन सबको हम क्या कहते हैं, संयोजन ही कहते हैं। मतलब एक दो या दो से अधिक सेट से एक नया सेट बनता है। तो फिर हम उसमें पहला पॉइंट लिए हैं, अगर हमारे पास किसी सैंपल स्पेस की 3 घटनाएं ABC हैं, तब हम ये पूरक घटना से एक संयोजन बनाना चाह रहे हैं, एक नया सेट बनाना चाह रहे हैं। तो पूरक घटना की डिफिनीशन क्या है, तो सारा कुछ सेट में अगर हम याद किए हुए हैं तो वहीं से इसको रिलेट करके याद किया जा सकता है। तो मैं बता दूं कि अगर एक कोई सैंपल स्पेस है S बराबर 1 2 3 4 5 6 और उसकी एक घटना सपोज कर लो कि मैं ले रहा हूँ 1 3 5, ये मैं ले रहा हूँ। तो अगर हम A डैश की बात करते हैं तो यही एक ही पूरा घटना, A डैश कह लें, चाहे A पर पावर C कह लें, चाहे A बार कह लें, ये जो A डैश, A पर पावर C, A बार, वही A का क्या कहलाती है, पूरक घटना कहलाती है। जिसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो S में से ये सारे एलिमेंट को हटा लेने के बाद जो S में एलिमेंट बचता है उसी को लिख लेते हैं। तो 1 3 5 को निकाल देंगे तो 2 4 6 हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, एक ही पूरक घटना कहते हैं। तो डिफिनीशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्रत्येक घटना A के सापेक्ष एक अन्य घटना A डैश या A पर पावर C या A बार होती है, जिसे घटना A की पूरक घटना कहते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि A डैश चाहे A पर पावर C चाहे A बार को ही हम क्या कहते हैं, एक ही पूरक घटना कहते हैं। A डैश को घटना A नहीं भी कहा जाता है, मतलब जो A डैश होता है उसी को क्या कहते हैं, A नहीं भी कहा जाता है। जबकि जो A डैश होता है वो कितना के बराबर होता है, तो ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग्स टू S, मतलब कि इस A डैश के अंतर्गत इस सेट में हम जो एलिमेंट लिखेंगे वो कहाँ से बिलोंग करेगा, S से, सैंपल स्पेस से बिलोंग करेगा, लेकिन वो A से बिलोंग नहीं करना चाहिए। देख पा रहे हैं कि ये जो A डैश के अंतर्गत एलिमेंट है वो सैंपल स्पेस से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस A से बिलोंग नहीं कर रहा है। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका होता है कि सैंपल स्पेस में से अगर हम A को निकाल देंगे, सैंपल स्पेस में से A को निकाल देंगे तो A डैश मिल जाएगा। तो सैंपल स्पेस में से A को निकालने का मतलब क्या होता है, बस इसके वो एलिमेंट लिख देते हैं जो इनको हटाने पर बनता है। उस एलिमेंट के सेट को लिखते हैं जिसमें 1 3 5 नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है घटनाओं के बीजगणित का, घटना A या B। तो हम जानते हैं कि यदि दो सेट हों A और B, तो जो A यूनियन B होता है, वो जो A यूनियन B यहाँ पर लिखे हैं, हम जानते हैं कि दो समुच्चयों A और B का जो सम्मिलन है A यूनियन B द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें वे सभी अवयव
होते हैं जो या तो ए में होते हैं या तो बी में होते हैं या तो ए और बी दोनों में होते हैं। तो वही चीज लिखे हैं कि जिसमें वे सभी अवयव सम्मिलित होते हैं जो या तो ए में है या तो बी में है या तो ए और बी दोनों में है। तो बस इसी से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, अगर उस जो दो सेट लिए थे ए और बी, अगर वो किसी सैंपल स्पेस के क्या हो घटनाएं हो, तो फिर यदि समुच्चय ए और बी किसी प्रदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, तो जो कुछ यहाँ पर दो सेट के लिए लागू हो रहा है तो घटनाएं भी क्या होती हैं, एक सेट ही होती हैं। वही रूल यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। तो ए यूनियन बी घटना ए या बी या दोनों को प्रदर्शित करता है। घटना ए यूनियन बी को ए या बी भी कहा जाता है। जो ये जो घटना ए यूनियन बी है इसको हम क्या कहते हैं, घटना ए या बी भी कहते हैं। तो जो हम रूल्स सेट में पढ़ चुके हैं कि अगर ए में कोई एलिमेंट है और बी में कोई एलिमेंट है तो ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट को लिख दिया जाता है, बस कोई एलिमेंट दोहराया नहीं जाता है। तो सारा कुछ डिफिनीशन, सारा कुछ मीनिंग वही है। आगे देखते हैं, इसको लिखना चाहें हम यहाँ पर तो ये भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू, ये जो ए एंड बी के सेट में जो एलिमेंट होता है उसको अगर W से डिनोट कर दे रहे हैं तो W सट दैट W इस प्रकार होता है कि W बिलोंग करेगा A से या W बिलोंग करेगा किससे, B से। तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट लिखे, तीसरा पॉइंट घटना ए और बी। तो घटना ए और बी क्या है, तो हम जानते हैं कि अगर दो सेट हो हमारे पास ए और बी, अगर दो सेट हमारे पास हो ए एंड बी, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होता है, जो ए इंटरसेक्शन बी होता है घटना ए और बी को डिनोट करता है। और ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट होते हैं जो ए एंड बी दोनों में होते हैं, मतलब कि कॉमन एलिमेंट उसमें लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम ए और बी को घटना कह दे रहे हैं तो फिर जो दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन होता है उस इंटरसेक्शन में भी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही आएंगे और उसको हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा सेट ऑफ W सच दैट जो W होगा वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि घटना ए और बी, हम जानते हैं कि दो समुच्चय ए व बी का सर्वनिष्ठ, ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें वे सभी अवयव होते हैं जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हैं। अच्छा, ये तो हो गया सेट की डिफिनीशन। अब सेट से ही घटना को बना ले रहे हैं। यदि ए और बी दो घटनाएं हैं तो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी घटना ए और बी को प्रदर्शित करता है तथा घटना ए और बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये कहें चाहे ये कहें, दोनों बात एक ही है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सेट के अंतर्गत एक एलिमेंट हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट ओमेगा लिखे हुए हैं और वो जो है W भी कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओमेगा लिखे हुए हैं और वो ओमेगा इस प्रकार से है कि ओमेगा बिलोंग कर रहा है किससे, A से, और ओमेगा बिलोंग कर रहा है B से, मतलब कि ओमेगा A और B में जो है उसी को इस सेट के भीतर बस लिखा गया, उसी को क्या कहते हैं, A इंटरसेक्शन B कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे घटना A किंतु B नहीं। तो हम जानते हैं कि जो सेट A माइनस बी होता है उसी को हम क्या कहते हैं कि समुच्चय A, ये जो A माइनस बी होता है इसको हम क्या कहते हैं, A माइनस बी, मतलब कि A से B का अंतर कहते हैं। और इसमें वो एलिमेंट होते हैं जो सिर्फ A में होते हैं, यहाँ पर लिख देंगे x बिलोंग्स टू A, तथा B में ये एलिमेंट नहीं होता है। ये A माइनस बी की डेफिनेशन होती है। इसी को अगर हम क्या कह दें, घटना कह दें तो जो A माइनस बी घटना होती है इसी को हम क्या कहते हैं, घटना A किंतु B नहीं, मतलब कि जो इस सेट में एलिमेंट लिखे जाते हैं सब A के ही होते हैं, B के नहीं होते हैं, इसलिए क्या कहेंगे इसको, A किंतु B नहीं। इसको किस से नोटिस किया जाता है, नोटेशन एकदम से दिमाग पर बैठा करके रखना है, क्योंकि जस्ट जब हम 11th की प्रोबेबिलिटी पढ़ा करके 12th की प्रोबेबिलिटी में प्रवेश कर जाएंगे, या इसी के अभी तीसरे लेक्चर की मैं बात कर लूँ, 11th की प्रोबेबिलिटी के तीसरे लेक्चर की हम बात कर लें, उसी में सारे जो है कि संकेत अगर हमको मालूम है तो संकेत से प्रोबेबिलिटी निकालना आसान होता है, तो उसको हम निकालेंगे। तो इसी को
हम ए इंटरसेक्शन बी का बार भी कह सकते हैं, ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी का बार भी कह सकते हैं, और इसी को ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ए माइनस बी यही तो होता है। अगर इसको हम ए करें, इसको बी करें, तो यही क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा लेते हैं तो ए माइनस बी मिल जाता है। चाहे ए इंटरसेक्शन बी का बार, तो बी का बार की अगर बात करेंगे तो यही बी का हमारा क्या होता है, ये बार होता है। तो बी के बार से और ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो फिर यही मिलेगा। तो हर तरह से ए माइनस बी कहें चाहिए सारी बात एक ही है। तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखे हम जानते हैं कि ए माइनस बी उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में है लेकिन बी में नहीं। मैं बता दिया हूँ कि ए माइनस बी में वही एलिमेंट होते हैं जो ए में होते हैं, बी में जो एलिमेंट होते हैं वो इसमें नहीं लिखा जाता है। अब इसी को हम क्या कह दें, अगर इस सेट को घटना अगर कह दे रहे हैं, समुच्चय ए माइनस बी घटना ए किंतु बी नहीं को प्रदर्शित करता है। बस ए और बी को क्या कर दे रहे हैं, घटना कह देंगे तो ए माइनस बी घटना ए किंतु बी नहीं को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तथा घटना ए किंतु बी नहीं जो बराबर होता है ए माइनस बी के, वही ए इंटरसेक्शन बी बार के बराबर होता है, वही ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। और जो ए माइनस बी डिफाइंड होता है, ए माइनस बी में जो एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट को हम ओमेगा से डिनोट कर लिए हैं, और ये जो ओमेगा होता है ए का एलिमेंट होता है लेकिन बी का एलिमेंट नहीं होता है। तो इस बात को हम बताएं, आगे देखते हैं। पॉइंट घटना ए नहीं तथा बी नहीं। तो अब जो है कि अब डायरेक्ट सेट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट हटा दे रहे हैं। अब डायरेक्ट जो है, क्योंकि हम समझ चुके कि जितना सेट का कॉन्सेप्ट होता है सारा कुछ कॉन्सेप्ट जो है कि घटनाओं के लिए लागू हो जाता है, क्योंकि घटनाएं भी एक सेट होती हैं। तो घटना ए नहीं तथा बी नहीं की डिफिनीशन क्या होती है पहले मैं बात कर लूँ। तो जो घटना ए नहीं तथा बी नहीं होता है, तो ए नहीं को ए बार से डिनोट करते हैं और तथा का मतलब इंटरसेक्शन, और बी नहीं को बी बार से डिनोट करते हैं। तो इसी को ए बार इंटरसेक्शन बी बार को हम क्या कहते हैं, घटना ए नहीं तथा बी नहीं कहते हैं। अगली बात, अगर इसको डिफाइंड करें तो किससे डिफाइंड होता है, तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार को हम लिख सकते हैं, डी मॉर्गन रूल लगा दें तो हो जाएगा ए यूनियन बी पूरे का बार हो जाएगा। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का बार है, तो ये देख पा रहे हैं ये अगर हमारा कितना है, ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस कर रहे हैं, और ए यूनियन बी हमारा कुछ ये है ए यूनियन बी। सपोज कर ले रहे हैं कि ये ए है और ये क्या है बी, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी के अगर बार की बात करेंगे तो ये ए यूनियन बी का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो एस में से ए यूनियन बी को घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए यूनियन बी। लिखे यहाँ पर देख लें डेफिनेशन, घटना ए नहीं तथा बी नहीं को ए बार इंटरसेक्शन बी बार से प्रदर्शित किया जाता है, चाहे प्रदर्शित करते हैं, तथा ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू ए यूनियन बी का पूरे का बार होता है। डी मॉर्गन रूल से याद रख सकते हैं हम, ये होता है डी मॉर्गन रूल। क्या होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर, ए डैश यूनियन बी डैश। तो यही चीज है यहाँ पर, अगर ऐसे लिख देंगे ए यूनियन बी का डैश बराबर हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यही चीज है, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी का डैश, और इसी को लिखने का तरीका होता है, और इतना बराबर एस माइनस ए यूनियन बी से निकल जाता है। तो ये हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 6 है घटना ए या बी या सी। तो घटना ए या बी या सी को ए यूनियन बी यूनियन सी से प्रदर्शित किया जाता है। घटना ए यूनियन बी यूनियन सी को घटना ए बी तथा सी में से कम एक घटना के घटित होने को प्रदर्शित करता है। मतलब जब भी हमसे कह देगा कि अगर 3 घटनाएं हैं ए बी सी, तो उनमें से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि हमको ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी होगी। तो मीनिंग भी साथ में समझते चलो, कुछ अलग मीनिंग नहीं है, जो सेट में इसकी मीनिंग बताए थे वही घटना के लिए भी मीनिंग बता दिए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। एक चीज मैं उसमें भूल गया हूं, ये जो ए यूनियन बी यूनियन जो सी होता है वो कैसे एलिमेंट का सेट होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे ओमेगा सच दैट जो ओमेगा हमारा होगा वो किसका एलिमेंट होगा, या तो ए का होगा, या तो ओमेगा किसका होगा, बी का होगा, या तो ओमेगा किसका होगा, सी का होगा।
ये, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं सेट नोटेशन के फॉर्म में। आगे देखते हैं। 7वां पॉइंट है घटनाओं ए तथा बी में से ठीक एक घटना का घटित होना। जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूं एक घटना हमारा ये ए है और ये कौन है, बी। वेन डायग्राम से दिखा दे रहे हैं, ये ए है और ये बी। तो कह रहा है में से ठीक एक घटना का घटित होना। तो ये अगर घटा तो ठीक एक हुआ, क्योंकि अगर इसको भी ले लेते तो उसमें बी शामिल हो जाता। तो ये ठीक एक घटना है, तो ये भी ठीक एक घटना है। तो ये घट जाए या ये घट जाए, इसी को क्या कहते हैं, मतलब कि इसको जो डिनोट किया जाता है घटनाओं ए तथा बी में से ठीक एक घटना को जो डिनोट किया जाता है वो किससे डिनोट किया जाता है, ये ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। मतलब ये जो पोर्शन हमारा है ये वाला, वो क्या है, ये जो हमारा पोर्शन है ये देख पा रहे हैं ये, तो ये ए इंटरसेक्शन बी नहीं का मतलब ये हमारा पूरा पोर्शन कौन है, ए, और बी नहीं की बात कर लेंगे तो बी वाले को हटा लेंगे। तो ये जो पोर्शन हमारा है वो ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, और ये जो पोर्शन है हमारा वो ए नहीं इंटरसेक्शन बी है। और इस दोनों के हम यूनियन को क्या कहते हैं, घटनाओं ए तथा बी में से ठीक एक घटना का घटित होना। मतलब ये घटेगा तो भी एक ही घटना घटित हुई, ये घटा तो भी एक ही घटना घटित हुई, क्योंकि इसमें न तो ए न तो बी कोई भी शामिल इन दोनों में नहीं है। तो वो एग्जैक्ट ओनली वन घटना अगर घटेगी, अगर हमसे पूछेगा कि ए और बी में से ठीक एक घटना घटती है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हमको इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होगी। और इतना के बराबर होगा क्या, तो ये जो पोर्शन हमारा है ये वाला, इसको क्या लिखते हैं, चाहे ऐसे भी देख सकते हैं कि पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन को घटा लेंगे तो निकल जाएगा इतने की वैल्यू। तो लिखे भी हैं यहाँ पर ये। तो डेफिनेशन ये हो जाएगा घटनाओं ए तथा बी में से ठीक एक घटना के घटने को ए इंटरसेक्शन बी नहीं यूनियन ए नहीं इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित किया जाता है, तथा इतना बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी के यूनियन में से इंटरसेक्शन को निकाल देंगे तो इतना आ जाएगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, तो किसी सैंपल स्पेस की ऐसी दो घटनाएं जो कभी साथ साथ घटित नहीं होती हैं। मतलब अगर एक घटना होती है तो दूसरी घटना को होने नहीं देती है, मना कर देती है। मतलब अगर सैंपल स्पेस की दो घटनाएं ए और बी हो तो उनमें से कोई एक ही घटे, दोनों नहीं घटनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि वो दोनों घटनाएं कैसे हैं, परस्पर अपवर्जी हैं। जैसे मैं बात कर लूँ कि एक सैंपल स्पेस हमारा है S, ये है 1 2 3 4 5 6 ये, और एक मैं इसका इवेंट ले रहा हूँ E1 बराबर 1 3 5, और एक इवेंट हम ले रहे हैं E2 इक्वल टू 2 4 6, और एक इवेंट ले रहे हैं E3 इक्वल टू, सपोज कर लीजिए कि मैं 4 से छोटा नंबर लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1 2 3, ये 4 से छोटा नंबर लिख दिए। तो अगर E1 और E2 की बात करें तो देख लें, E1 में एलिमेंट क्या है 1 3 5, और इसमें क्या है 2 4 6, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि E1 और E2 साथ साथ कभी नहीं होते हैं। तो E1 और E2 को क्या कहेंगे, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहेंगे। E1 और E3 में देख लें तो इसमें एक जो इवेंट E1 में एक एलिमेंट 1 जो है वो है, और E3 में भी 1 एलिमेंट है। तो इसका मतलब कि 1 साथ साथ आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब कि E1 और E3 परस्पर अपवर्जी नहीं है। मतलब ये अगर ये होगा तो ये इसको होने नहीं देगा। मतलब इसमें अगर 1 3 5 होंगे तो इसमें 1 3 5 में से एक भी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, परस्पर अपवर्जी हैं। तो ये दोनों परस्पर अपवर्जी नहीं है। अगर इन दोनों की बात कर लेंगे तो 2 2 कॉमन मिल रहा है, ये भी दोनों परस्पर अपवर्जी नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, परस्पर अपवर्जी हैं। मतलब एक घटना अगर घट रही है तो फिर उसमें जो जो भी एलिमेंट हैं वो किसी घटना में एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट बस यही हो रहा है, यही घटना हो रही है, इवन ही बाकी घटनाएं नहीं हो रही, सबको रोक दे रहे थे। इसलिए हम कहते हैं कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं। पर अपवर्जी का मतलब क्या होता है, अपवर्जित करना, हटाना, मना करना। अगर कोई घटना हो रही है तो दूसरी घटना को रोक देगी, होने नहीं देगी। तो और दूसरी डेफिनेशन इसकी ऐसे दे सकते हैं, E1 और E2 किसी सैंपल स्पेस की अगर घटनाएं हैं और अगर ऐसा हो
जाता है कि E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू फाई, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं मिलता है। फाई का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। तो हम कहते हैं कि जो E1 और E2 हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। देख लेते हैं डेफिनेशन इसके लिखे हैं। किसी परिदर समष्टि की दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि एक घटना के घटने पर दूसरी घटना न घटे, अर्थात साथ साथ घटे। साथ साथ घटित तब होंगी जब एक एलिमेंट एक घटना में है, वही एलिमेंट दूसरी घटना में हो जाएगा, इसका मतलब कि साथ साथ वो घटी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा लिखा हूं कि परिदर समष्टि यस की मैंने आर करके दूसरी डेफिनेशन, परिदर समष्टि यस की दो घटनाएं E1 तथा E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाएंगी यदि E1 इंटरसेक्शन E2 और ये क्या होना चाहिए, फाई के इक्वल होना चाहिए। एक एग्जांपल से हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि S एक सैंपल स्पेस है और उसकी 3 घटनाएं लिखी हैं। तो E1 और E2 परस्पर अपवर्जी हैं, लेकिन E1 E3 परस्पर अपवर्जी नहीं है, E2 E3 परस्पर अपवर्जी नहीं है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट लिखे हैं निशेष घटनाएं। ये घटनाओं का बीजगणित नहीं चल रहा है, परस्पर अपवर्जी घटनाओं से घटनाओं का बीजगणित खत्म हो गया था। निशेष घटनाएं किसे कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट किसे कहते हैं। तो अगर कोई सैंपल स्पेस है और उसकी n घटनाएं E1 E2 E3 E4 एंड सो ऑन डॉट 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 En इस प्रकार हो कि उन सब का यूनियन निकालने पर सैंपल स्पेस मिल जाता है, तो हम उन घटनाओं को क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं, यानी कि निशेष घटनाएं। सॉरी, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, S बराबर 1 2 3 4 5 6 और इसकी हम दो घटनाएं ले रहे हैं E1 इक्वल टू 3 से छोटी संख्याएं 1 2 और एक E2 इवेंट ले रहे हैं 3 से बड़ी संख्या यानी कि 4 5 6। ये हम दो इवेंट लिए हैं। अब ये दो इवेंट को हमको देखना है कि निशेष घटनाएं हैं कि नहीं। तो हमको क्या करना है, बस इसका यूनियन निकाल देंगे। अगर सैंपल स्पेस मिल जाएगा तो कहेंगे कि निशेष घटना है, एग्जॉस्टिव इवेंट है, अदरवाइज नहीं। तो जब यहाँ पर E1 यूनियन E2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 4 5 6 5। तो ये देख पा रहे हैं नॉट इक्वल टू S, ये सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। अगर हम ये ले लेते हैं S बराबर जो ये था उसका मैं इवेंट ये ले रहा हूँ, E1 बराबर 1 3 5 और E2 बराबर ले रहे हैं 2 4 6। तो इसका जब यूनियन निकालेंगे तो यूनियन निकालें तो कितना आ जाएगा, E1 यूनियन E2 बराबर 1 2 3 4 5 ये 6। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कितना के बराबर है, S के बराबर। तो ये जो E1 और E2 है क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है, यानी कि निशेष घटना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखे हैं, किसी परिदर समष्टि यस की n घटनाएं E1 E2 E3 एंड सो ऑन डॉट 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 En इस प्रकार हैं कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन En बराबर S। तब E1 E2 E3 डॉट 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 En को हम क्या कहते हैं, निशेष घटनाएं कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट लिखे हैं परस्पर अपवर्जी तथा निशेष घटनाएं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ये क्या होता है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि किसी सैंपल स्पेस की ऐसी घटनाएं, मतलब दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी भी हों या और निशेष भी हों, उसी को क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं कहते हैं हम। तो परस्पर अपवर्जी की केस क्या होती है, अगर किसी सैंपल स्पेस की n घटनाएं E1 E2 E3 डॉट 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 En इस प्रकार हैं कि उनका यूनियन कितना हो जाए, S के बराबर, तो उसको हम क्या कहते हैं, निशेष घटनाएं कहते हैं। आप परस्पर अपवर्जी घटनाएं वो कब होंगी, जब उनमें से किसी भी दो का इंटरसेक्शन फाई अगर मिलता है, किसी भी दो का इंटरसेक्शन अगर निकालें वो फाई मिल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें जिस भी सैंपल स्पेस के लिए लागू हो जाती हैं, उसको चाहे जिन घटनाओं के लिए ये दोनों बातें लागू हो जाती हैं, उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी तथा निशेष, मतलब दोनों घटनाएं कहते हैं, परस्पर अपवर्जी भी कहते हैं तथा निशेष भी कहते हैं। तो डिफिनीशन यहाँ पर लिखे हैं, किसी परिदर समष्टि S
कि n घटनाएं E1, E2, E3 एंड सो ऑन डॉट 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 En इस प्रकार हैं कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन En बराबर कितना मिल जाता है S, तथा किसी भी दो का EI इंटरसेक्शन EJ और यहाँ पर इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। यहाँ पर I और J दोनों क्या हैं, वो 1 2 3 4 5 यही सब है। मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 हो सकता है, E5 इंटरसेक्शन E6 हो सकता है, E5 इंटरसेक्शन E15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि ये I और J इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि I और J इक्वल हो जाएंगे मतलब E5 इंटरसेक्शन E5 तो E5 आ जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही लिखे हैं जहाँ I J 1 2 3 4 5 डॉट 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 n है और ये I नॉट इक्वल टू J है, तब E1 E2 E3 डॉट 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 En को परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं कहते हैं। मतलब ये क्या बता रहा है, किसी भी दो का इंटरसेक्शन क्या है, फाई के बराबर है, मतलब कुछ मिलता नहीं है। आगे देखते हैं। इसी को एग्जाम्पल से समझना चाहें तो एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है। S बराबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक इवेंट इसकी लिख दिए हैं E1 बराबर 1,2 और एक इवेंट E2 बराबर 3 4 और E3 बराबर 5 6। तो देख पा रहे हैं कि अगर हम E1 यूनियन E2 यूनियन E3 निकाल देंगे तो 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा, यानी कि सैंपल स्पेस मिल जाएगा। और किसी भी दो का इंटरसेक्शन निकाल लो, इसको निकाल लो, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल लो और E2 इंटरसेक्शन E3 निकाल लो और फिर E1 इंटरसेक्शन E3 निकाल लो, कुछ भी कॉमन नहीं। अगर किसी भी दो के पेयर में कॉमन अगर नहीं मिलता है तो ही हम इसको कहेंगे परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं। अदरवाइज निशेष तो हैं, लेकिन अगर मैं इसी में क्या डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर 5 डाल दे रहा हूँ, इसमें 5 डाल दे रहे हैं। तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें तो इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ये निशेष हैं लेकिन इन दोनों में इंटरसेक्शन मिल जा रही है, इसलिए परस्पर अपवर्जी ये नहीं है। आगे देखते हैं। तो आज के लेक्चर का हमारे लिए लास्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं। अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं किसे कहते हैं, तो हम बात कर ले रहे हैं कि अगर ये एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 ये, और एक हम इवेंट ले रहे हैं 2 3, चाहे मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 ये लिख दे रहा हूँ, ठीक। एक सैंपल स्पेस है और उसकी एक घटना हम लिख दे रहे हैं E बराबर 1 2 3। तो सैंपल स्पेस की वो प्रारंभिक घटना है, सैंपल स्पेस की वो प्रारंभिक घटना है जो घटना E के भी क्या हो, अनुकूल प्रारंभिक घटना हो। घटना E की जो अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं हैं और जो घटना S की अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं, अगर इसके अनुकूल मतलब कि S की प्रारंभिक घटना की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 4, सेट ऑफ 5 और सेट ऑफ 6 है। अगर इसकी प्रारंभिक घटना की बात करते हैं तो सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3। तो किसी सैंपल स्पेस की वो प्रारंभिक घटनाएं जो घटना E के भी प्रारंभिक घटना के अनुकूल हो, मतलब इसकी प्रारंभिक घटना जो है ये है, ये है, ये है, तो इस सैंपल स्पेस की वही प्रारंभिक घटना जो घटना E के भी प्रारंभिक घटना के अनुकूल हो, तो हम उस प्रारंभिक घटनाओं को ही हम क्या कहेंगे, घटना E के अनुकूल प्रारंभिक घटना कहेंगे। अगर हम S की ये वाली प्रारंभिक घटना ले रहे हैं तो वो इस घटना के अनुकूल प्रारंभिक घटना नहीं है। अगर हम ये प्रारंभिक घटना सैंपल स्पेस की ले रहे हैं तो ये घटना इस घटना E के अनुकूल प्रारंभिक घटना नहीं है। अगर मैं ये 6 प्रारंभिक घटना इस S की ले रहा हूं तो वो E के अनुकूल प्रारंभिक घटना नहीं है। तो डेफिनेशन लिख दिए हैं, प्रदर्श समष्टि S की किसी घटना के अनुकूल, प्रदर्श समष्टि S की किसी घटना, ये प्रदर्श समष्टि उसकी किसी घटना के अनुकूल, यहाँ पर लिख रहे हैं किसी घटना E के अनुकूल प्रारंभिक घटनाओं को अनुकूल प्रारंभिक घटना कहते हैं। मतलब कि बस क्या कर देना है कि S की वही प्रारंभिक घटनाएं लेनी है जो E के प्रारंभिक घटना से भी मैच करें, वही प्रारंभिक घटना लेंगे जो E के भी प्रारंभिक घटना हो, उसी को क्या कहते हैं, E के
अनुकूल प्रारंभिक घटना कहते हैं। इसके विपरीत प्रतिकूल प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसे 4 ई के क्या है, प्रतिकूल प्रारंभिक घटना है। 5 क्या है, ई के प्रतिकूल प्रारंभिक घटना है। और जो सेट ऑफ 6 है, इसके क्या है, प्रतिकूल प्रारंभिक घटना है। देखते हैं कुछ इस पर एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन भी। पहला क्वेश्चन लिखे हैं कि एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन देते हैं। अगर एक पासा को फेंकेंगे तो जो सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6 बनेगा। अब कह रहा है पहला सवाल कि एक इवेंट ए है और वह इवेंट क्या दर्शा रहा है, संख्या 7 से कम दर्शा रहा है। मतलब कि इवेंट ए के अंतर्गत जो भी एलिमेंट है वो 7 से क्या है, कम है। तो यहाँ पर ए बराबर, क्योंकि इवेंट ही लिखा है ये ए बी सी डी ई एफ, तो हम वही लिख लेंगे। नहीं तो नहीं लिखा होता तो हम E1 E2 E3 कुछ भी लिख लेते। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 7 से कम। तो 7 से कम तो सब है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया ए। पहले का जवाब हो गया। दूसरा क्या है, जो b बराबर है वो कितना है, संख्या 7 से बड़ी है। तो 7 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं इसमें, तो 5 हो जाएगा। अगर मैं c की बात करूं तो ये इवेंट c इक्वल टू क्या है, संख्या 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज इसमें कौन क्या, 3 और 6, तो ये हो जाएगा 3,6। अगर मैं सवाल नंबर डी की बात करूं तो ये इवेंट d बराबर क्या लिख देंगे, संख्या 4 से कम है। तो 4 से कम सब लिख दे रहे हैं, 1 2 3, तो ये 1 2 3 हो जाएगा। ई की बात कर ले रहे हैं तो ई ये इवेंट ई इक्वल टू कितना है, 4 से बड़ी सम संख्या है। 4 से बड़ी सम संख्या, तो 4 से बड़ी सम संख्या कौन है, बस 6 है। 4 से बड़ा भी रहना चाहिए और सम भी रहना चाहिए, तो बस 6 है। ई के बाद बात कर ले रहे हैं एफ, तो ये इवेंट एफ बराबर कितना दे रखा है, कितना पूछा है हमसे, संख्या 3 से कम नहीं है। तो 3 से कम नहीं चाहिए हमको, 3 से कम नहीं चाहिए, मतलब ये दोनों नहीं चाहिए हमको, बाकी सब लिख देंगे। तो ये 3 4 5 6, संख्या 3 से कम नहीं रहना चाहिए। 3 चलेगा तो 3 4 5 6 हो जाएगा। एफ हो गया। लास्ट में क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी बता दीजिए। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी में जितने भी एलिमेंट है सबको लिख देना है। तो ए ये है और बी ये है, तो यही मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये तो 5 है। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। फिर ए यूनियन बी के बाद क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन पूछ रहा है, तो ये इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आ जाएगा कितना के 5 के। एक भी एलिमेंट ओबेनिस्ट इसमें नहीं, इसका मतलब 5, मतलब देख पा रहे हैं ये दो अगर सेट लिए जा रहे हैं उसका इंटरसेक्शन निकाला जा रहा है। तो अगर कोई भी उसमें से एक 5 हो जाता है तो इंटरसेक्शन क्या मिलता है, 5 मिलता है। ए इंटरसेक्शन बी हो गया। बी यूनियन सी निकाल दें, तो बी यूनियन सी, ये बी है और ये सी है, यूनियन निकालेंगे तो बस 3 6 आ जाएगा, तो ये 3 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल दें, यही ई और एफ है, तो इसका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, बस 6 हो जाएगा, ये 6। और फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ हो गया है। डी इंटरसेक्शन ई निकाल दें, डी इंटरसेक्शन ई निकाल दें, तो डी ई ये है डी और ये है ई, तो इंटरसेक्शन 5 कुछ भी नहीं है, देख पा रहे हैं इसमें ये। अच्छा ए माइनस सी निकाल दें यहाँ पर, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी क्या होता है, ए के एलिमेंट को लिख लेंगे और अगर सी का एलिमेंट होगा तो उसको हटा देंगे, तो ये है ये। तो 3 6 इसमें से निकाल देंगे, 3 और 6 को, तो 1 2 4 5 हो जाएगा, 1 2 4 5 हो जाएगा। अगली बात, सी का एलिमेंट 3 6 इसमें से निकल गया है। अगला क्या है, ए माइनस सी के बाद क्या है, डी माइनस ई। तो ये डी माइनस ई निकाल रहे हैं, तो डी का एलिमेंट हमको लिख देना है 1 2 3 और ई को उसमें से निकाल देना, 6 निकलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 2 3 रह जाएगा। डी माइनस ई के बाद ई इंटरसेक्शन एफ डैश लिख दें, ई इंटरसेक्शन एफ डैश लिख दें। तो सबसे पहला काम तो एफ डैश निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एफ डैश पर निकाल रहे हैं। तो एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, एस में से एफ को हटा ले रहे हैं, एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, एस माइनस एफ हो जाएगा। तो एस में से एफ को हटा लेंगे, एफ डैश आ जाएगा, तो ये है एस और ये है एफ। तो 3 4 5 6, तो 1 2 हो जाएगा, ये 1,2। अब इसको निकाल दें, एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ डैश निकाल दें, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो ये ई हमारा कहाँ है, ये है 6 और एफ डैश हमारा ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, 6 है और ये 1,2 है। अगली बात,
और एफ डैश तो निकाल ही लिए हैं, यही एफ डैश है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको पहले क्वेश्चन में निकालनी थी। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पासा फेंका जाता है, सॉल्यूशन भी लिखते चले साथ में। एक पासा फेंका जाता है, तो पासा जब फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। घटना ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है, तो एक इवेंट है और ये क्या है 4, इसमें बस एलिमेंट कौन है 4। और घटना जो एफ है वह क्या है, पासे पर सम संख्या दर्शाता है, तो सम संख्या में क्या आएगा 2 4 6 आएगा। ज्ञात कीजिए कि क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी हैं। तो ई और एफ यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि ई और एफ अगर परस्पर अपवर्जी है कि नहीं ये हमको बताना है, तो बस उसका इंटरसेक्शन निकाल दें। तो ई और एफ का इंटरसेक्शन हम निकाल देंगे। अगर वो फाई आ जाएगा तो परस्पर अपवर्जी, अदरवाइज परस्पर अपवर्जी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ई इंटरसेक्शन है, तो इसका इंटरसेक्शन में क्या मिल जाएगा 4, ये नॉट इक्वल टू 5। तो लिख देंगे अतः ई तथा एफ परस्पर अपवर्जी नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे अब जो कल के लेक्चर में वो नेक्स्ट, इसके मतलब कि आगे और हम लोग को क्या पढ़ना है। तो हमको, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर हमारा लेक्चर आपको समझ में आता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।